अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान नेटो और अमेरिकी अफवाज के इनखला के हवाले से आखिरकार मायदा हो ही गया। मायदा सिर्फ इस पर हुआ है कि नेटो और अमेरिकी बार इनखला 14 महीनों में कैसे मुकम्मल होगा और दोनों फरीक एक दूसरे के कैदी कब और कैसे रिहा करेंगे। इस तारीखी मुआहदे के तहत मार्च 10 तक तालिबान के 5000 कैदी रिहा किए जाएंगे। इसके बदले में 1000 अफगान हुकूमती कैदियों को रिहा किया जाएगा। पर अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान दस्तावेजी सबूत के बावजूद अफगान सदर अशरफ गनी ने इसकी तरदीद कर दी है। 5000 कैदियों की रिहाई के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई और हम ये बात बार बार ज़ल्म खलीलजाद को बता चुके हैं और इसके अलावा दूसरे अहलकारों को भी बता चुके हैं। ये कानूनी तौर पर अफगानिस्तान के लोगों का हक है। ये मुज़ाकरात का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक बुनियादी शर्त नहीं। यानी सदर गनी कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है ये गारंटी देने वाला कि तालिबान के कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये अफगानियों के दरमियान बातचीत का हिस्सा हो सकता है, पर मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त नहीं हो सकती। और अब तो सदर ट्रंप ने भी कह दिया है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो अमेरिका फिर हमला करेगा। And we just signed an agreement that puts us in a position to get it done, bring us down to in the vicinity of 8,000 troops. But it's time, after all these years, to go and to bring our people back home. We want to bring our people back home. I really believe the Taliban wants to do something to show that we're not all wasting time. If bad things happen, we'll go back. I let the people know we'll go back, and we'll go back so fast, and we'll go back with a force like nobody's ever seen. पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात करते हुए कहा कि कल के दहशतगर्द जो आज अमन मुआहदे पर अमेरिका के साथ दस्तखत कर रहे हैं, हमें इनके ऊपर शक है और यकीनन उनका इशारा जो है सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर है, जिन्होंने रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक ओपिनियन पीस लिखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की देर पा अमन की ख्वाहिश पर उनको भी शक है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। आप प्लीज़ मुझे बताएं इमरान खान साहब का क्या किरदार था इस प्रोसेस में। आज तक मेरा इल्म नहीं है, लेकिन गोल पोस्ट ज़रूर चेंज हुआ है। गोल पोस्ट चेंज हुए हैं। हमारे दौर में और मियाँ साहब के दौर में तो हक्कानी बुरे थे और वो तो बैड हक्कानीज थे और हम तो बहुत बुरे थे। और जब वो डू मोर कहते थे ना, वो इस बात के था कि आपने वो हक्कानीज को ज़्यादा नहीं पकड़े, तंग नहीं कर रहे हैं। अब तो सिराज हक्कानी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल भी लिखता है। फर्क ये है कि अब ट्रंप का इलेक्शन है, तब ट्रंप का इलेक्शन नहीं था। देर पा अमन के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात होना बहुत ज़रूरी है, पर इसका कोई ज़ाब्ता अखलाक सामने नहीं आया और अगर अफ़गानिस्तान में जंग बंदी नहीं होती तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, इसलिए चूँकि यहाँ पर इनखला होगा अफ़गान मुहाजिरीन का। नाज़रीन, इन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को। साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे जब अफ़गानिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा था। इन्होंने एक किताब भी लिखी है और उसके अंदर पाक, अमरीका और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात होते रहे उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है। हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और नून लीग तालिबान के हवाले से काफ़ी बातचीत वो करते भी रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर इत्तफ़ा रह चुके हैं। मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे साथ होंगे। उनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सबसे ज़्यादा नाजरीन तालिबान के हाथों मुश्किलात का सामना किया है, यकीनन मियाँ साहब ने भी किया है, वो भी हमारे साथ होंगे। और फिर हम बात करेंगे तालिबान के स्पोक्स पर्सन से जो इस वक्त हमें दोहा से ज्वाइन करेंगे, कतर से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, ये जो डील हुई है इसके अंदर सिर्फ विड्रॉल की बात हुई है, अमेरिका की जो ट्रूप्स के इनखला की बात हुई है। इस डील को आप कैसे देखते हैं? क्या ये अमेरिका की शिकस्त हुई है? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं देखा कि शिकस्त या है। एक बात तो क्लियर है कि अगर यह समझें कि अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव तो था, उसमें तो उन्हें कामयाबी नहीं हुई कि वो तालिबान को शिकस्त दे दे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर अमेरिका के तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका तो तालिबान भी ये समझ गए हैं कि अगर तो उन्होंने खंडरों पे हुकूमत करनी है और काबुल या दूसरे शहरों पे नहीं करनी, तो फिर उनको बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने भी उन्हें 19 साल लड़के देख लिया है
कि एक हद से आगे उन्हें कोई जाने नहीं दिया जाएगा। और माजी में भी जब इनकी हुकूमत थी तो शुमाली इलाकों में जहां ख़ास तौर पर ताजिक उज़्बेक का ज़्यादा असर था, वहां इनकी हुकूमत नहीं जा सकी थी। और अब तो मैं ये कहूँगा कि जिन मुल्कों ने इनको सपोर्ट किया है उसमें मैं तो पाकिस्तान को भी समझता हूँ कि नहीं वो जाएगा, लेकिन मुझे डाउट ही कोई नहीं कि ईरान, रूस, चीन, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर कतई नहीं चाहेंगे कि तालिबान उनके बॉर्डर पे पहुंचे। तो एक चीज दोनों पे आया है। हाँ, और जो फंडामेंटल फैक्टर है जो सारी चीज गाइड कर रहा है, और ये रातों रात ही हुआ, 1 साल बातचीत हुई। मैं मानने को ही नहीं तैयार कि उस 1 साल में ये तमाम जो आप कह रही हैं मुश्किलात सामने आ रही हैं, इसका अहाता ना किया गया हो। मुश्किलात आएंगी, 14 महीने की डेडलाइन पूरी हो या ना हो, डायरेक्शंस तय कर दिया गया है। अमेरिका ये चाह रहा है कि तालिबान को टोटल ताकत ना मिले, वो तो कोई भी नहीं चाह रहा, नहीं, मगर लेकिन वो ये भी चाह रहा है कि वहां से निकले। कत्ता कलामी माफ, जहां आप बात कर रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ तो तय पाया होगा, तो खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। खुर्रम साहब, बात असल में ये है कि सदर अशरफ गनी ने कल ही बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि 5000 तालिबान ट्रूप्स को या प्रिजनर्स को, कैदियों को हमने रिहा करना है, तो वो हम तभी रिहा करेंगे जब बातचीत, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और सीज़ फायर की तरफ हम बढ़ेंगे, हम पहले रिहा नहीं करेंगे। उसके ऊपर तालिबान का फिर एक बयान आया और उन्होंने, उनसे हाल ही में मेरी बातचीत भी हुई है सुहेल शाहीन से, जो कतर में वाक़े तालिबान दफ्तर के तर्जुमान हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये तमाम बातचीत हो चुकी है। तो फिर अगर अशरफ गनी साहब ये कहते हैं कि वो 5000 कैदी हमारे पास हैं, अफगान हुकाम के पास हैं, तो अमेरिका कैसे ये बयान दे सकता है कि हम जो है 10 मार्च को इनको रिहा कर रहे हैं? ये जो मुआहदा है ये अमेरिका की तरफ से एक मौका परस्ती है, एक्सपीडियंसी है कि 18 साल या 19 साल की जंग के बाद एक स्टेलमेट हो गया है कि अमेरिका एक फंस चुका है, वो इस काबिल नहीं है, या वो उनकी कौम या गवर्नमेंट्स जो हैं वो उस तरह के इंसानी और माली वसाइल कमिट करने के लिए तैयार नहीं हैं जो अफ़गानिस्तान को पूरी तरह वो कंट्रोल कर सकें। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फ़ैसला किया कि हमें निकलना है। और ये तारीख जो है इसके बारे में कोई अच्छी हमें गाइडेंस नहीं देती, क्योंकि जो वियतनाम में हुआ था वहाँ भी तकरीबन यही रीप्ले हुआ था कि जो पेरिस अकॉर्ड्स हुई 1973 में, उसमें भी जो साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट थी वो शामिल नहीं थी, और अमेरिका ने बराह रास्त मुज़ाकरात किए जो उस वक्त के बागी थे, और उनसे मुज़ाकरात करके डील हो गई। और फिर वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि ये एक डिसेंट इंटरवल है, लेकिन हकीकत ये कि 2 साल के बाद, और आपके नाजरीन को बल्कि आपको दिखा भी दें, अगर प्रोग्राम में आप दिखा सकते हैं कि बड़ी फेमस तस्वीर है कि यूएस एम्बेसी साइगोन के ऊपर से वह हेलीकॉप्टर जो है वो आखिरी चंद लोगों को लेके उड़ रहा है। तो यहाँ भी एक डिसेंट इंटरवल के बाद, अब मुझे नहीं पता वो 14 माह है कि वो 2 साल है, अमेरिका ने विड्रॉ होना है। उन्होंने ये कहा, और विड्रॉल से मुराद ये भी क्लियर होना चाहिए कि इस वक्त उनके तकरीबन रफली जो फौज के लोग हैं वो 12,000 हैं, उनको वो घटाकर 8,500 तक ले जाना चाहते हैं, और वो मेंटेन करेंगे। उनके CIA ने और दूसरे जो उनके इदारे, उन्होंने कहा जी इससे कम पे। सदर ट्रंप ने कहा कि हम वापस आएंगे अगर हमें लगा हाँ, कि आप ये डील सही नहीं जा रही। इशू डील ये मामला है कि जब तक हुकूमत अफगानिस्तान, चाहे वो जितनी भी कमज़ोर है, उसके साथ कोई गुफ्तगू जो देरपा अमन तक लेकर जाए अफगानिस्तान को, उसके बगैर तो ये मामला नहीं होगा। देखिए ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने अपनी सॉवरेंटी असर्ट की है। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे पास है, अमेरिका कैसे कमिट कर सकता है। और अमेरिका का देखिए ना, ये बड़ी एक दिलचस्प डाइकोटमी थी जब हफ्ते के दिन ये हुआ कि जी दोहा में साइन हो रहा है और वहाँ अशरफ गनी मौजूद नहीं है, काबुल में US डिफेंस सेक्रेटरी गए हुए हैं और वहाँ तालिबान का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो 2 पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। जब तक इनके दरमियान कोई लिएज़ॉन शुरू नहीं होता तो फिर हमें तो यूं ही लगता है कि वियतनाम का रिप्ले होगा और इन दी एंड अमेरिका को वहाँ से बड़ी हजीमत के साथ जाना पड़ेगा। मियां इफ्तिखार साहब, चूँकि आपने तालिबान के जो मामलात हैं उनको ऊपर आप गहरी नज़र इसलिए भी रखते रहे हैं चूँकि इन्होंने आपकी मुखालफत भी की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या तालिबान के सफ़ों के अंदर कोई लड़ाई, कोई झड़प नहीं, क्या वो भी एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो ही शक्ल है नए तालिबान की? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या हम डील भी उन सब ग्रोहों के साथ कर रहे हैं जो इस वक्त वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं? बल्कि अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, हम तो बड़ी मेहरबानी। ऐसा है कि चूंकि अब ये
तबसरे की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अमेरिका और तालिबान का एक मुआहदा हुआ है, तो हम इस हवाले से ज़रूर ये बात लोगों तक पहुँचाएँ कि एक मुस्बत कदम है और एक मुफीद कदम है। कहीं न कहीं तो ये कदम उठाना था। इस पर काफ़ी इतराज़ात हो सकते हैं, काफ़ी खदशात हो सकते हैं, और अगर हम खदशात पे आएँ तो लाखों खदशात अब भी मौजूद हैं और हम कह भी सकते हैं। कबल अज़ वक्त अगर हम उनको टटोलें तो बजाय इसके कि हम एक अच्छी तरफ पे पेशकदमी करें, हम वही पुराने डगर पर चल निकलेंगे। तो इस उम्मीद को साथ लेके चले कि शायद ऐसा तारीख़ दोहराई न जाए। जब जनेवा अकॉर्ड हुआ था, डॉक्टर नजीब था, रूस था, तालिबान थे, फिर भी जंग जारी थी। तो खुदा न करे कि मुआहदे की मौजूदगी में ही खदशात भी हो, लड़ाई भी हो, तो फिर तो कोई मानी नहीं रखती। तो हम यही समझते हैं कि चूँकि अशरफ गनी साहब ने भी इसको वेलकम किया है, तो अफ़गान हुकूमत के न होते हुए भी उन्होंने ये एहसास दिलाया है कि ये कदम हमें मंजूर है। तो अब जब इनकी आपस की बात होगी तो ये सबसे जो बुनियादी मरहला है वो यही है कि एक मुस्बत कदम तो उठाया गया, अब पाए तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पाए तकमील तक तो तब पहुंचेगा कि ग्राउंड पे हुकूमत हो, हुकूमत के नुमाइंदे हों और तालिबान के नुमाइंदे हो और तालिबान के साथ दीगर मुतहारिफ ग्रुप्स हों, तो वो सब एक यानी ग्रुप बना के मुज़ाकरात करें। और मैं यही कहूँगा कि 40 साला खून जो बहा है और इस तरीके से बहा है कि आप यकीन करें कि जानवरों से भी बदतर खून बहा है। इसमें कोई तो शक नहीं, में भी हम आप नहीं जाएंगे। समझते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है इस वक्त तमाम तालिबान ग्रोहों को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स हैं, लेकिन हम खदशात को इस वजह से बयान नहीं करना चाहते कि ये तमाम हक़ाइक़ मौजूद होते हुए तमाम लोगों ने ये कदम उठाया। यानी तालिबान ने कदम उठाया तो किसी ने बड़ी यानी मुखालिफत नहीं की, और फिर हुकूमत ने भी, अफ़गान हुकूमत ने भी मुखालिफत उस तरीके से नहीं की। और अमेरिका की एक जो लोग ये तज्जिया कर रहे हैं, ये तो ट्रंप एक ऐसे मिजाज का बंदा है कि उसने एक कमिटमेंट की है आवाम से, और इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन जीतने के लिए उसने हमें एक सेफ वे दिया है। वरना ऐसा नहीं है कि वो इस बात को समझता नहीं है कि दुनिया कह रही है कि अमेरिका शिकस्त खा गई। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कसूरी साहब, ये बड़ा नाजुक मरला है और इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज ये कहा कि अगर तो हम अमन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब का सदारती इंतखाब है, तो फिर हम समझते हैं कि मामलात ख़राब हैं और ख़राब मज़ीद हो सकते हैं। मगर उन्होंने फिर कॉशियसली कहा कि नहीं, अगर हम अमन की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अमन मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मगर जो इस वक्त ज़ाब्ता अखलाक सामने, बल्कि लैक ऑफ जिसे कहते हैं क्लैरिटी आई है इस डील के नतीजे में, आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप अगले इलेक्शन में जो इस साल होना है वो जाएंगे और कहेंगे कि देखिए मैंने ये वादा किया था कि हम अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकाल लेंगे और हमने निकाल ली, हमने ये जंग ख़त्म कर दी? जी, अगर आप उनके इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो उनको ये तो नहीं आएगा पसंद कि जिस तरह साइगॉन से जो हेलीकॉप्टर के पहियों के साथ लोग लटक के निकल रहे थे, तो इसमें ट्रंप साहब को इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको तभी फ़ायदा होगा कि अगर चाहे 14 महीने में कंप्लीट हो या ना हो, ऐसा इलेक्शन से पहले मुझे नहीं मुआहदा होता नज़र आ रहा जिसमें अमेरिका को पहियों के साथ लटक के भागना पड़े। इसलिए या तो बातचीत लंबी होगी, नंबर 2 अमेरिका वैसे भी चाहेगा, मैं अमेरिका को छोड़ें, तालिबान क्या चाहेंगे? तालिबान को तजुर्बा, अगर हमको पाकिस्तान को सीखना चाहिए माजी से, तो तालिबान ने भी कुछ सीखा होगा। अल्टीमेटली वो होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका चाहेगा इन दो के तवस्सुत से, यानी कि जो लोग अमेरिकन एड पे डिपेंडेंट हैं, यानी अब्दुल्ला साहब हों या अशरफ गनी साहब हों। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, अमेरिका नहीं चाहेगा कि तालिबान की तूती बोले अफगानिस्तान में और बाकी लोग फारिग हो जाएं। इसलिए अमेरिका की ख्वाहिश होगी कि जो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो किसी शक्ल में हो, चाहे वो अशरफ गनी की हो या अब्दुल्ला हो, मिल के हो या दूसरे हों, वो नहीं चाहेंगे कि तालिबान को टोटली काबुल के तख्त पे विराजमान कर दिया जाए। तालिबान खुद समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई मदद लेनी है दुनिया से
तो मदद उनको एक कच्ची कौड़ी नहीं को करेगा अगर वो लड़ाई पे तुल जाएं। हाँ, उनको अब नजर आना पड़ेगा कि वो रीजनेबल हैं, नहीं तो अफगानिस्तान ना तो इकट्ठा रहेगा, अल्लाह माफ करे, टुकड़े टुकड़े होंगे जिसके पाकिस्तान के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। एक सवाल सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल वहाँ के जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट से, उनसे ये कोई बातचीत हुई और उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देखेंगे? सेफ हेवंस के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के अंदर अलकायदा और तालिबान के सेफ हेवंस बन जाते हैं तो उनको आप कैसे रोकेंगे? तो उसके ऊपर जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल है खुर्रम साहब, उन्होंने कहा, आई बिलीव इट वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिसीजन टू कट ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान एंड टू से दैट इफ दे वांटेड अ बेटर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स दे नीडेड टू वर्क विद अस ऑन हेल्पिंग सॉल्व द प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जी हमने आपको एक कैरेट दी, स्टिक दी, आपकी मिलिट्री एड बंद की तो तब जाके आपने जो है अपना टैप बंद किया। अब इज दिस फेयर? चूंकि हमारा मौकफ तो ये हमेशा से रहा है। हमें दुख से ये मानना पड़ेगा कि जितनी देर की जंग हुई है 2001 से लेकर 2020 तक अब तक अफगानिस्तान में, उतनी ही देर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ भी थे, प्रेसिडेंट जरदारी की गवर्नमेंट भी थी, PMLN भी। हम ये कह रहे हैं कि हमने तो जहादियों से हमने हाथ उठा लिए हैं। अगर सबको याद हो, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने 2001 के दिसंबर में तकरीर की थी कि जी अब हम ये काम ख़त्म कर रहे हैं, अब आके अगर ये वाकई होना शुरू हुआ है तो उसकी दो वजूहात हैं, और वो हैं 2018 के आगाज़ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यू ईयर डे पे ट्वीट किया कि जी हम मिलिट्री एड बंद कर रहे हैं, और एक महीने बाद, ये हम सब नाजरीन को आपको याद होना चाहिए कि FATF में जो दरख्वास्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई वो अमेरिका की तरफ से गई थी सबसे पहले। तो अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने ये दो टूल्स इस्तेमाल करने हैं। साथ ही तीसरा टूल उन्होंने इस्तेमाल, जो जिसका इशारा उस वक्त सेक्रेटरी पॉम्पेओ ने किया था 25 जुलाई 2018 को, जिस दिन इलेक्शन थे पाकिस्तान में, कि उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो पाकिस्तान में IMF के पैसे जो हैं, जो असल में उन्होंने कहा अमरीकियों के पैसे हैं, हम चाइना को नहीं जाने देंगे। तो ये तीन लीवर्स अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान का कॉपरेशन लेने के लिए, और उसी की वजह से हम, चूंकि इन तीन लीवर्स की वजह से अंडर प्रेशर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और अफवाज भी, हम वो कुछ लोगों का ख्याल था कि जी अब अगर ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो हमें उसको लेवरेज करना चाहिए कश्मीर में कोई बेहतर डील लेने के लिए। यहाँ तो पाकिस्तान जो है वो अपने जो इश्यूज़ हैं FATF के और मिलिट्री एड के और ये जो दूसरे IMF के इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान इसी में आई थिंक गालिबन इस वक्त मैं कियास ही कर सकता हूँ कि आज की जो हुकूमत है और रियासत के इदारे हैं वो इसके ऊपर कंटेंट है कि कम से कम यहाँ हमारी बचत हो जाए, और अफगानिस्तान में जो कोऑपरेशन था वो पिछले मौसम ख़ज़ां से जारी है, 1.5 साल हो गया है पाकिस्तान। क्योंकि ये भी आई थिंक आपके नाज़रीन को याद रखना चाहिए कि जिस शख्स ने तालिबान की तरफ से दस्तखत किए उसे पाकिस्तान ने अपनी हिरासत से आज़ाद किया था। मुल्ला बरादर की आप जी, मुल्ला बरादर को वो हमारी हिरासत में, हमने उन्हें आज़ाद किया और उन्होंने जो है वो 2 दिन पहले जाकर वो साइन किए। तो पाकिस्तान का रोल, मैं बिल्कुल कसूरी साहब से एग्री करता हूँ इस मामले में कि पाकिस्तान की का हाईएस्ट इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन जिस तरह का मौका परस्त मुआहिदा हुआ है ये इंतहाई मुश्किल होगा। बहुत एक्चुअली पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा मुश्किल एक और चैलेंज आ गया है, डिप्लोमेटिक चैलेंज ये कि जो पाकिस्तान एक पहले ज़माने में बिग ब्रदर का रोल अदा किया था, अब पाकिस्तान ने, मुझे उम्मीद है कि हम वो रोल अदा नहीं करेंगे। तो उस रोल को ना लेते हुए हम किस तरह इस बात को यकीनी बनाएं या हमारी पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है कि अफगानिस्तान में अमन कायम रहे। कसूरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इफ्तिखार साहब की जानिब जाती हूँ। इफ्तिखार साहब, जिस तरह के खुर्रम साहब कह रहे हैं कि जो बिग ब्रदर का रोल है पाकिस्तान को, अब वो उसको खैर बात करना पड़ेगा, मगर जो एक नक्शा वो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी 60% अफ़गान जो सरजमीन है वो तालिबान के कंट्रोल में है, तो अगर वहाँ पे वो सेफ हेवन्स बना लेते हैं और अगर वो आपके इलाकों में आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक फाटा के इलाकों में आ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा हमारे लिए? ये जो तज्ज़िया ये कह रहे हैं बिल्कुल ये तो दुरुस्त है।
और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से कभी भी मरकज़ी हुकूमत इतनी यानी ताकतवर नहीं रही, यानी उसकी वो आर्मी नहीं है, वो पुलिस नहीं है, वो सिक्योरिटी एजेंसियाँ नहीं हैं कि वो सारे अफ़गानिस्तान को उसी तरीके से कंट्रोल कर सके जो कि एक मुल्क को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे कोई उनका मुखालिफ हो या ना हो। जब मुखालिफ आ जाता है तो फिर दूर दराज के इलाके ख़ुद ब खुद उन लोगों के कंट्रोल में चले जाते हैं जो अतराफ़ में पड़े रहते हैं। और अफ़गानिस्तान को तो एक मुश्किल है कि वो मुसलसल उसकी हुकूमत जो है वो जंग व जदल में ही गिरी हुई है। तो ये कहना कि तालिबान की 60% यानी वहाँ पे कंट्रोल था, तो ये तो एक रिकॉर्ड की बात हो सकती है, लेकिन ये इससे कबल भी था जब शाह के वक्त में यानी कोई लड़ाई नहीं भी थी तो अफ़गानिस्तान में जलालाबाद और काबुल पे बज़ाहिर एक हुकूमत नज़र आती थी, अतराफ़ में उस तरीके से हुकूमत नज़र नहीं आती थी। अलकायदा की जो सेंचुरीज हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स की वो बात करते हैं कि हम उनको पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। अब कितना मुश्किल ये हमारे लिए होगा, क्योंकि आपको पता है स्वात के अंदर पिछले हफ्ते ही एक सहाफ़ी को मारा गया, उनका ताल्लुक अमन कमेटी से था, वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो हमारे यहाँ भी तो अपने मसाइल हैं ना जी, हम भी तो एक दहशतगर्दी की जंग से लड़े हैं। बिल्कुल, यानी अगर अफ़गानिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है तो हमने भी कुछ कम नुकसान नहीं उठाया। यानी अब भी यहाँ पे दहशतगर्दी का एक मजबूत लहर मौजूद है। क्वेटा में भी आपने देख लिया, पेशावर में भी देख लिया, वजीरिस्तान में भी देख लिया, और एक ख़तरे की घंटी ज़रूर है। और जो कि ये इससे रिलेटेड है कि हमारे यहाँ पे जो दहशतगर्दों का खात्मा नज़र आ रहा था वो फिर से रीऑर्गेनाइज हो चुके हैं। और ये बात जब हम कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को मुल्क है अगर अफगानिस्तान में अमन की बात हो सकती है तो यहाँ पे फिर दहशतगर्दी की रीऑर्गेनाइज होने के जो इतलात मिल रहे हैं ये क्यों मिल रहे हैं? यानी हमारे पास 20 नुकाती एजेंडा मौजूद है जी। और उसके मुतफिक एजेंडा मौजूद है, तो हम उसके खिलाफ अपने तौर पे दहशतगर्दों का खात्मा हम करें तो ये भी हमारी जीत होगी। फिर अफगानिस्तान में कोई अगर दहशतगर्द हो और हम उसको ख़त्म करना चाहें तो भी यानी अच्छा होगा। लेकिन एक बात इससे जोड़ के कहूं कि ईरान ने तो अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया, अब सऊदी अरब को भी इसमें रोल अदा करना है, अब तो चीन को भी अदा करना है, रूस को भी अदा करना है और साथ में हिंदुस्तान को भी अदा करना है। तो अमेरिका ने जो तरीक़ेकार का आगाज़ किया है तो अब इन तमाम ममालिक को यानी उनसे एक ऐसा राबिता कायम किया जाए कि वो इसमें फैसिलिटेट करे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया नज़र आ रहा है। तो अब तमाम में इस तरीके से यानी जगह दी जाए कि कल को कोई ये न कहे कि मुझसे नहीं पूछा गया तो फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। इसका कुछ तो हमें नजर आया है कि कुछ शुरुआत तो इसमें हुई है। कसूरी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, जो अलकायदा और इंटरनेशनल टेररिस्ट के सेफ हेवन्स हैं, क्या हम उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अब साबिक फाटा जो है खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गया। देखिए, हमें तारीख एक सबक सिखाती है, कुछ रीसेंट सबक हैं, कुछ उससे पुराने हैं। मैं जब काबुल गया था तो मेरी किंग ज़ाहिर शाह से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, बात हो रही थी कि हमारे हॉस्टाइल जो ताल्लुकात थे, तो एक मानी खेज बात उन्होंने कही। उनका जब 65 की जंग हुई या 71 की जंग हुई तो आपको हमारे बॉर्डर से कोई तकलीफ नहीं हुई। यह सच्ची बात है। जब मजबूत हुकूमत अफगानिस्तान में होगी तो हमें शायद मुश्किलात ना हो। दूसरी बात, हमें सबक सीखना है अपनी गलतियों से। हम चाहे वहाँ पश्तूनों की हुकूमत हो या ताजिकों की हो, जिसकी मर्जी हो, हम बिग ब्रदर नहीं हैं, हम एक नेबरिंग मुल्क है। क्या हमें रियलाइजेशन है कि हम बिग ब्रदर नहीं हैं? हम बिग ब्रदर नहीं हैं और मेरा ख्याल है कि यह सबक हम लोग सीख चुके होंगे क्योंकि इतनी भारी कीमत हमने अदा की है। और मैं इसलिए मुझे कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि मैंने इन इदारों से 5 साल डील किया है कि गलतियों का लोगों को अंदाज़ा है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वापस वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने आप को साबित करे जो उसने किया है। खुर्रम साहब, आपसे भी पूछूंगी कि क्या आप कसूरी साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमने भी बहुत सबक सीखे हैं और हम शायद वो गलती ना करें जो हमने माजी में दोहराई है और अब हम इसी तरफ जा रहे हैं? चूँकि साबिक फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा करने का मतलब ये था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कायम हो सके। बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि
ये दो खुद मुख्तार ममालिक हैं। इनके दरमियान जितने भी जो मजहबी रवाबित हों या एथनिक रवाबित हों, ज़बानों के रवाबित, बहरहाल ये एक दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं जिनका हमें बाहमी एहतराम के बुनियाद के ऊपर अब आने वाले सालों में हमने अपना ताल्लुक इस्तवार करना है। जब भी हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को अलग-अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फर्क केसेस हैं। बिल्कुल है, मगर एक दूसरे से सपोर्ट हासिल करते हैं, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये जो बात है कि ये सपोर्ट किस तरह मुमकिन हुई, ये भी दोनों को अलग रखना भी पाकिस्तान की रियासत के लिए एक चैलेंज है कि जी ये अलग-अलग हैं। अच्छा ना, आपने बड़ी अहम बात की है मियां इफ्तिखार साहब, जिस तरह खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि जो दो तालिबान है, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, जिनके साथ आपने डील की है, ये अलग-अलग इनकी एक हैसियत है और इनको अलग रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की रियासत इनको अलग रख पाएगी? चूँकि यहाँ पे सबका मानना कम अज़ कम है कि इनको अलग रखना शायद बेहतर है हमारे लिए। मैं तो यह समझता हूं कि जब इतनी सूरत हाल बदल चुकी है तो पाकिस्तान को तालिबान रखने की ज़रूरत क्या है? यानी अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रही कि अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से हम सुनने में आ रहा है कि पॉलिसी बदल गई है और डिस्कशन से भी ये मालूम हो रहा है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीख लिया है, तो ये लफ्ज़ ही ख़त्म होना चाहिए कि हमने ख़ुद अपने तालिबान रख लिए हैं, रख लिए थे, अब तो नहीं रखना चाहिए। यानी अफ़गानिस्तान में तो वो एक यानी अमेरिका के जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, या उनको ये फैसिलिटेशन क्यों दी जा सकती है? लिहाजा अब तो ये दरवाज़ा बंद होना चाहिए और जब तक हम अब अफ़गानिस्तान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम नहीं करेंगे ज़हनी तौर पे, तो तब ये मसाइल हल नहीं होंगे। खारिजा पॉलिसी को सुपर पावर की खातिर नहीं बनाना। अब तो हमारी जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में दोनों को एक जैसे मुज़ाकरात करने हैं, तो इसी तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मुज़ाकरात करने हैं, बजाय कि हमें कोई और बिठाए या हम किसी और को मेज़ पे बिठाएं। हम क्यों न मिल बैठें, अफ़गानिस्तान और हम क्यों न मिल बैठे कि अपने मसाइल खुद हल कर सकें? और यही तो वो वक्त है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। मैं ये बात करना चाहूँ, शायद वक्त आपके साथ कम हो, खुदा न करे अगर इस मौके से किसी ने भी यानी वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की और गलती की, तो ये आग उस तरीके से भड़केगी कि दुनिया याद रखेगी ये जो कुछ हुआ है ये सारे लोग भूल जाएंगे। और जो राफियाई तब्दीली तो कोई मानी नहीं रखती, यहाँ तो खसो खशाक होगा। यानी इस दौर में, इस वक्त में, जबकि अमेरिका खुद अपने यानी फ़ौज को वापस लेके चले जाए और यहाँ पे एक बाज़ार गर्म हो और उनको ये ख़तरा भी ना हो कि उनका कोई बंदा इसमें मरेगा या उनकी मफादात को कोई दचका लगेगा, फिर तो ये एक ऐसी के आग से आग भड़क उठेगी। तो मैं ये समझूंगा कि इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए, किसी के पास गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना है। ये बहुत नाजुक एक और सबक अगर मैं मेंशन कर, देखिए एक तो सबक है अफगानिस्तान का, दूसरा सबक है पाकिस्तान का अमेरिका से ताउन जो 2001 के बाद हुआ। हमें यह भी सबक सीखना है कि अमेरिका या किसी भी दूसरी ताकत से अगर हमने ताउन करना है, जरूरत पड़ सकती है, वो ताउन बाकायदा लिखे पड़े एग्रीमेंट्स के जरिए होगा। हमने बेसिस दी अमेरिका को, इनका कोई एग्रीमेंट्स नहीं थे। हमने पाकिस्तान अमेरिका को इजाजत दी कि जॉइंट उनकी जो सीक्रेट कमांड्स हैं वो यहाँ ऑपरेट करें, असैसिन्स के ग्रुप ऑपरेट करें, यहाँ ब्लैक वाटर ऑपरेट करें। हमने आज तक इजाजत दी हुई है एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की। मूविंग फॉरवर्ड मुआहदे अगर होंगे तो दस्तखत होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो खुद मुख्तार ममालिक हैं, अमेरिका और पाकिस्तान को भी दो खुद मुख्तार ममालिक के तौर पर डील करना है और पाकिस्तान को अपनी सॉवरेंटी जिस तरह अफगानिस्तान से प्रोटेक्ट करनी है उस तरह अमेरिका से भी प्रोटेक्ट करनी है। इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है अफगानिस्तान के ऊपर और जो डील अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाई है, इसका क्या असर होगा खित्ते के ऊपर, हम इसके ऊपर नजर डाले हुए हैं। सुहेल शाहीन से नाजरीन हमारी बात हुई, कतर में वाक़े तालिबान दफ्तर के तर्जुमान हैं, और उनसे हमने ये पूछा कि आखिरकार तालिबान की क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान से। उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है, मैं चाहूँगी कि आपको सुनाएं, फिर मियाँ इफ्तिखार साहब से, खुर्रम दस्तगीर साहब से उसका रिस्पॉन्स लेंगे। जी, बहुत ज़रूरी है अफगानिस्तान की तामीर नौ में कि दूसरे ममालिक भी कोमक करे
वो अमेरिका को भी हमने बताया कि वो डिस्ट्रक्शन का ये चैप्टर हॉस्टिलिटीज का है, इसको क्लोज करे और एक नया चैप्टर जो अफगानिस्तान की रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन और इसको आगाज करे। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान तो 40 साल से बहुत इधर तकरीब हो गई है, बर्बादी हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो ये लाजिमी है कि सारे ममालिक अफगानिस्तान के तामीर नौ में मदद करें। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप वज़ीर दिफा रह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, इनके तवक्कुआत तो हमसे ये हैं कि हम अफ़गानिस्तान के तामीर नौ में हिस्सा डालेंगे। हमारी मईशत का तो ख़ुद बुरा हाल हुआ है, हम कहाँ जाके अफ़गानिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं? और इस तरह का कोई मुआहदा तय पाया था या आप जब थे वज़ीर ख़ारजा दफ़ा तो कोई बातचीत हो रही थी इस हवाले से? कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने से पहले ही, चूँकि उस वक्त 2014 में 13 में उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा कोई फेवरेट नहीं है अफगानिस्तान में, हम किसी पार्टी को, किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने उसके ऊपर अमल किया और हमने वी डिडंट प्ले फेवरेट्स इन अफगानिस्तान, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान पीछे हटा। लेकिन उसके बावजूद जो हकीकत है वो ये है कि तालिबान के साथ जो हमारे अफ़गान तालिबान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, जो कहते हैं मुस्बत हैं या जैसे भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत को रिकगनाइज भी किया था 1996 में। फैक्ट रिमेन्स कि अभी तक जो अफ़गानिस्तान की हुकूमतें आई हैं वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत शदीद नफ़रत पाई जाती है, बड़ी मुखासमत है। तो ये इसको ब्रिज करने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, हमने ऑफ़र भी किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो तोरखम जलालाबाद की सड़क है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन जो 2014 में प्रेसिडेंट अशरफ गनी के आने के कोई चंद महीने तक तो ताल्लुकात अच्छे रहे, फिर जब फाइटिंग सीजन आया और तालिबान ने अटैक किया मुख्तलिफ जगहों पे, ब्लेम गेम शुरू हो गई। अशरफ गनी साहब ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया, वो मामला आगे नहीं बढ़ा। मामला अभी तक नहीं बढ़ा। यहाँ एज आई सेड ये एक बहुत आई थिंक आने वाले दिनों में अहम बात होगी कि क्या अफगानिस्तान में दोबारा इलेक्शन होते हैं सदारत के, अफगानिस्तान में क्या पार्लियामेंट के इलेक्शन दोबारा होते हैं? वो तो अबूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो अबूरी हुकूमत जो है वो उसको किस तरह फोर्स किया जाएगा, अमेरिका फोर्स करेगा रिजाइन करने पे, ये सब सवाल अपनी जगह पर खड़े हैं। मियां साहब, आपसे पूछूंगी इसलिए चूंकि आप एक ऐसे सूबे के अंदर बैठे हुए हैं जिसने बहुत ज्यादा खून खराबा देखा है, तालिबान के हाथ उन्होंने ये खून खराबा देखा है। अब अफगानिस्तान के अंदर उनको पावर शेयरिंग डील भी मिल रही है, अबूरी हुकूमत का भी वो हिस्सा होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर अब ओपिनियन पीसेस भी लिख रहे हैं, उनको कोई ना कोई रिकग्निशन भी मिल रही है। अब वो जबकि मजबूत होने जा रहे हैं, इसका बराह रास्त असर आपके सूबे पे कैसे पड़ेगा? और आप जैसे जो लोग हैं जो इंसानी हकूक के हवाले से बात करते रहे हैं, उन पे क्या असर होगा? आपके क्या खदशात हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। पहले तो ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी बराबरी की बुनियाद पे नहीं रहे। ये आंखें चुराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अक्सर हमें टेलीफोन पे हुक्म दिया और हमने माना। पाकिस्तान अफगानिस्तान को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है, शायद दुनिया में किसी और मुल्क से बढ़ के पाकिस्तान अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर सकता है। यानी अगर हम तमाम के तमाम तिजारती रास्ते हकीकी मानों में खोल दें, जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान से ताल्लुकात खराब होने के बावजूद वहाँ पे करतारपुर का बॉर्डर इस इस तरीके से खोला, जिस तरीके से हमने सब कुछ फतह कर लिया, तो अगर अफगानिस्तान की जानिब 12 रास्ते हैं और तिजारती रास्ते हैं, अगर हमने ये खोल दिए तो और वीज़े में आसानी पैदा कर दी और हमने यानी उनको फैसिलिटेट किया, तो पाकिस्तान का भी भला होगा। ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी जरूर आपकी बात दुरुस्त है, मगर क्या आपके कोई खदशात हैं जो जिस तरफ मामला जा रहे हैं, इसलिए चूंकि बहुत सारे लोगों के खदशात हैं, वहाँ की खवातीन के खदशात हैं, वो ये समझती हैं कि तालिबान के आने से इंसानी हकूक वहाँ के लोगों को नहीं मिलेंगे और जो जंग वो लड़ी हैं उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और ये ना हो कि एक इनखला हो जाए और यहाँ पे जिस तरह अफगान मुहाजिरीन आते रहे माजी में, फिर यहाँ पे आना शुरू हो जाए। खदशात हैं, खदशात अपनी जगह पे मौजूद हैं।
अगर इस तरीके से जिस तरीके से मुआहदा हुआ है, अफ़गान हुकूमत को उसमें वही हैसियत हासिल होनी चाहिए जो एक हुकूमत को हासिल है, और यानी तालिबान को एक फ़रीक की हैसियत होनी चाहिए, और दोनों आपस में मिल के मुज़ाकरात करें। और ये जो ख़दशात आप बयान कर रहे हैं, इसको मद्देनज़र रख कर एक एक मसले को हल करें। हम दोबारा उस पत्थर के ज़माने में जाना नहीं चाहते, तो उस तरीके से अब उनसे उम्मीद वाबस्ता रखनी है, लेकिन इन पे चेक भी रखना है। ऐसा नहीं है कि अब तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत को मैदान में छोड़ के वो आपस की लड़ाई शुरू कर दे और फिर हम तमाशा देखते रहें। एक जो हमने मुआहदा किया है, उस मुआहदे के रूह से जो हमारे रीजनल ममालिक हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। खुर्शीद कसूरी साहब ने लाहौर से शिरकत की, खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस्लामाबाद से शिरकत की, और बड़ी माजरत के साथ खुर्रम साहब ने कहा कि किसी को गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो अगर उस लॉजिक से जाएं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तो बहुत अच्छे हमसाए होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जहां तक अफगानिस्तान का हवाला है तो मियां इफ्तिखार साहब ने कहा है कि तालिबान को एक फरीक के तौर पे ही देखना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब समझते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे होंगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लिखे जाना चाहिए। और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ये कहते हैं कि तालिबान ने भी कुछ सबक सीखा है। अभी भी नाजरीन बहुत वक्त है, ये डील जो है ये कोई फाइनल डील नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सिर्फ ट्रूप्स के इनखला, अफवाज के इनखला के हवाले से ये डील है। आगे जाके इंट्रा अफगान डायलॉग होना है और उधर ही पता चलेगा कि क्या अमन की तरफ अफगानिस्तान और पूरा खित्ता जाता है कि नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।